अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में कुछ आमदनी है। जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है और आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी कौमी असम्बली के बाद जनाब जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया जा रहा है और हुकूमती ज़राए ने इस बारे में बड़े ही वाशगाफ अंदाज के अंदर ये खबर दी है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर यानी रवां हफ्ते के अंदर ही कौमी असम्बली और सेनेट से ये जो जजेस की तादाद में इजाफे का बिल है इसको मंजूर करा लिया जाएगा और उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजीद 5 आइंदार जजेस की तकर्री होगी। इस हवाले से ये सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जनाब के लाहौर और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस क्या तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे? और अगर ये जो 2 जजेस हैं यानी चीफ जस्टिस लाहौर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, इनके जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने के बाद मुमकिन तौर पर लाहौर हाई कोर्ट का सरबराह कौन होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर किसकी हुक्मरानी होगी और ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा? दूसरा सवाल वो भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस सारे प्रोसेस पर अपनी हमायत का अंगूठा लगाएंगे और क्या वो इस प्रोसेस के अंदर यानी नए जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर अपना पॉजिटिव इनपुट देंगे? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले वो जो धमाका सामने आया था जिसके जरिए इस बात का जिक्र किया गया था कि जनाब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान यानी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके हवाले से एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है और वो डेवलपमेंट के जरिए इस बात का इंकशाफ किया गया है कि ख्वाजा आसिफ साहब और अहसन इकबाल साहब की तरफ से लाहौर में नवाज शरीफ साहब की सरबराही में जो मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ था, उस इजलास में इन दोनों रहनुमाओं की तरफ से मुज़ाकरात की तजवीज़ की मुखालफत आला तरीन हुकूमती शख्सियत के इशारे पर की गई थी और इस बात का इंकशाफ भी हुआ है कि जनाब उस हुकूमती शख्सियत ने ये जो मुज़ाकरात के हवाले से जो भी पेशरफ्त हुई है इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक सरकर्दा रहनुमा और उनके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान जनाब बैरिस्टर सैफ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और बैरिस्टर सैफ ने इस बात का इंकशाफ किया है कि बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की कोशिश जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ से की गई थी। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। दोनों भाई जाती और सियासी मफाद की खातिर लड़ रहे हैं। बैरिस्टर साहब का यह भी कहना था कि बानी पीटीआई की किसी डील पर नहीं बल्कि अवाम के लिए डायलॉग पर यकीन है, लेकिन वो मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात करेंगे ना ही डील करेंगे। ये इंकशाफ का करने का मतलब और इस हवाले से ये जो चीज़ है इसके सामने आने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब इरफान सदीकी साहब के मुताबिक जिस मुदब्बर आला का रोल प्ले करने जा रहे हैं उसको ना पीटीआई कबूल करने के लिए तैयार है और ना ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। इस हवाले से जो खबर पहले सामने आई थी वो अंसार अब्बासी साहब ने ब्रेक की थी और अब भी अंसार अब्बासी साहब की एक और स्टोरी आज छाया हुई है जिसका अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस खबर में अंसार अब्बासी साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ वो जनाब कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के मुशीर यानी राना सनाउल्लाह साहब। और राना सनाउल्लाह साहब की जो लाइन और लेंथ है वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब के साथ सेट है। इस खबर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नून लीग की तरफ से इन राब्तों की तस्दीक तो हुई है लेकिन हुक्मरान जमात के कुछ दूसरे रहनुमा बशमूल अहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने तहरीके इंसाफ से बातचीत की मुखालफत कर दी है। अहसन इकबाल ने बातचीत के लिए 9 मई के वाक़यात पर तहरीके इंसाफ की तरफ से माफ़ी मांगने की शर्त रखी है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मुतअद्दिद मरतबा इस बात का जिक्र किया है कि वो अगर बातचीत करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करेंगे। इसी खबर में अंसार अब्बासी साहब ने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस्टेब्लिशमेंट
پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات پر آمادہ ہو جائے تو پھر ان غیر مشروط مذاکرات کے اندر لازمی طور پر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آئیں گے، اور 9 مئی کے واقعات پر زیر بحث آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت شروع ہو جائے گی۔ البتہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکٹری اطلاعات جناب رؤوف حسن صاحب نے بھی وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں رؤوف حسن صاحب نے ایک مرتبہ پھر اس بات کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک پرسپیکٹو رکھا ہے مذاکرات کا، اس کی مذاکرات کی وجوہات کا جو تعین ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ جناب یہ صورتحال کہاں پہ جاری ہے۔ ایک جانب ایک چیز کی وضاحت ہو گئی کہ مذاکرات کو انیشیٹ نواز شریف صاحب کے کہنے پر کیا گیا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے نواز شریف کے کہنے پر محمود خان اچکزئی کے ساتھ بات چیت کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور اس حوالے سے جو ابتدائی گفتگو ہے وہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ 2 مہینے سے جاری تھی۔ دوسری جانب جو امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومتی شخصیت کی طرف سے ان مذاکرات کے لیے جو پیش رفت ہوئی ہے اس کی مخالفت کے لیے احسن اقبال اور خواجہ آصف کو کہا گیا کہ جناب آپ نے اس میٹنگ کے اندر ان مذاکرات کی مخالفت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومتی لیول پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آفیشلی کسی بھی ڈائیلاگ کے مخالف ہے۔ تیسرا ایسپیکٹ سامنے آیا کہ پاکستان تحریک انصاف محمود خان اچکزئی کے ذریعے تو یعنی وایا بٹھنڈا تو مذاکرات کر سکتی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کے طور پر آفیشلی مسلم لیگ نون کی کسی بھی رہنما، چاہے وہ نواز شریف کے توسط سے ہی بنایا گیا ہو، اس کے ساتھ بات چیت کو اپنی پولیٹیکل موت تصور کرتی ہے۔ لہٰذا اس ساری صورتحال کا جو اینڈ ریزلٹ ہے یا اس کا جو اینڈ انالیسس ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت مذاکرات کے لیے آگے بڑھنے پر تیار نہیں ہے، اور وہ مذاکرات کے لیے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی رابطہ چاہتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی رابطہ چاہتے ہیں، اور کسی انڈائریکٹ وائے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ لہٰذا ان مذاکرات کی کامیابی کا امکان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ البتہ ان مذاکرات کی روشنی میں اگر میں آپ سے پارلیمنٹ کی بات کروں تو اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 41 آزاد اور جمعیت علماء اسلام کی مدد کے ساتھ حکومت آئینی ترمیم کے طرف آگے بڑھ سکتی ہے، بشرطے کہ جمعیت علماء اسلام کے تمام مطالبات کو حکومت تسلیم کرے اور ان کو وہ سب کچھ دے جو مولانا صاحب کی خواہش ہے، اور اس کے بعد ہی یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا۔ البتہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اسد کیسر صاحب کی طرف سے کیے جانے والے رابطے کہ جناب نور عالم صاحب کی طرف سے جو پرائیویٹ ممبرز کے طور پر جو آئینی ترامیم جمع کرائی گئی ہیں اسمبلی سیکریٹریٹ میں اس کو وڈرا کیا جائے، ابھی تک نور عالم صاحب کی طرف سے پیش کی جانے والی آئینی ترامیم کے مسودے کو، بلز کو واپس نہیں لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاکی کھیل رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں سینٹ کا جو اجلاس جو ہے وہ آج ہونا ہے، اس اجلاس کے اندر یہ جو ججز کی تعداد میں اضافے کا جو بل ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے سینٹ میں بھی، اور سینٹ میں بل پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سائملٹینیسلی نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کے اندر الگ الگ طریقے سے ان بلز کو منظور کرا کے اسی ہفتے کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوایا جائے گا، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کانسنٹ سے اس بل کو منظور کیا جائے گا، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 5 ججز کی تقرری ہوگی، اور ان 5 ججز کے حوالے سے اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے قواعد کی منظوری دی ہے اس کے تحت 15 لوگوں کے نام آئیں گے، اور ان 15 میں سے جو اپوائنٹمنٹس ہیں 5 ججز کی وہ کی جائے گی۔ امپورٹنٹ صورتحال اس وجہ سے بھی ہے کہ سینیارٹی کے نمبر میں اب
लाहौर हाई कोर्ट की ये जो खातून चीफ जस्टिस हैं, इनके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब की एलिवेशन भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। खास तौर पर अगर आमिर फारूक साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है तो यही वो मौका है जब आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने के बाद उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना भी ऑलमोस्ट यकीनी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब जो तकर्रियां होंगी, इन तकर्रियों में जस्टिस आमिर फारूक साहब का, इन 5 जजेस में से जस्टिस आमिर फारूक साहब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना यकीनी होगा। लेकिन उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जनाब आमिर फारूक साहब के मुतबादल को अपॉइंट करना जरूरी है। अब अगर हम इस अपॉइंटमेंट्स के चक्कर को देखें कि जनाब अगर आमिर फारूक साहब एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आमिर फारूक साहब जो है वो उनकी तकर्री हो जाती है सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए जो 3 नाम हैं वो पेश किए जाएंगे, और उन 3 में से एक साहब जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएंगे। और अब जो सीनियरिटी लिस्ट थी उसके अंदर जो नाम आता है पहला, वो जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का आता है, और फिर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। अब जहां तक तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मामला है तो ये मामला भी अब मुझे खटाई में जाता है, इस वजह से नजर आ रहा है कि उनकी डिग्री के तनाजा ना सिर्फ अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, बल्कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की तरफ से किए जाने वाले फैसले के बाद और उस ऐलान के बाद जिसके तहत जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री को जाली करार दिया गया है और उनकी इनरोलमेंट को भी मनसूख कर दिया गया है, तो फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का इवन हाई कोर्ट में कयाम ही एक बहुत बड़ा मसला है। चाहे जाए कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाया जाए या उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ लगाया जाए। इस सूरत हाल में जो 4थे नंबर के जज हैं उनके ऊपर आने का इम्कान है, और मुझे ऐसे लगता है जैसे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने के इम्कानात में इजाफा होता चला जा रहा है और वो मुमकिना तौर पर चीफ जस्टिस होंगे। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट का जो केस है वो और ज्यादा संजीदगी का मुतकाजी है, क्योंकि यहां पर सीनियरिटी लिस्ट में नंबर 1 और नंबर 2 यानी जस्टिस शुजात अली खान साहब और जस्टिस मकबूल अहमद बाकर साहब ऑलरेडी सुपरसीड किए जा चुके हैं, और उन तीसरे नंबर पर जो जस्टिस आलिया थी उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगा दिया गया है। अब भी जब जस्टिस आलिया गई थी रुखसत पर, तब भी इन दोनों जज साहिबान की जगह पर तीसरे नंबर पर मौजूद जज साहब को वो बनाया गया था कायम मुकाम चीफ जस्टिस। इसका मतलब ये है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस आलिया आगे जाती हैं तो ये जो सीनियरिटी के ऊपर पहले 2 नंबर के जजेस हैं इनके ऊपर तो लग चुका हुआ कांटा, और लाल स्याही से लगा हुआ कांटा। इनने जो है वो इनकी एलिवेशन बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और लाहौर हाई कोर्ट के जो तीसरे नंबर पर जज साहब मौजूद हैं जस्टिस शहजाद साहब, इनका इस बारे में इम्कान पाया जाता है जनाब कि ये चीफ जस्टिस होंगे लाहौर हाई कोर्ट के, अगर जस्टिस आलिया को जो है वो तरक्की मिलती है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाती हैं और वहां पर जाकर वो अपने मजीद फराइज अंजाम देती हैं। बज़ाहिर मुझे इस बात का भी इम्कान नजर नहीं आ रहा कि जस्टिस आलिया जो है वो उनको भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट। मुझे इस बात का इम्कान लग रहा है कि जो 4थे नंबर पर जज हैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के, उनको एलिवेट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अलबत्ता एक जज साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनका भी इम्कान पाया जाता है। और इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शफी जो इस सिंडिकेट के मेंबर भी थे, उनके बारे में भी ये राय है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ सकते हैं। लिहाजा आप इन सारे तकर्रियों के अंदर जो सबसे अहम तरीन फैसला होगा या जो सबसे कलीदी फैसला होगा वो जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब की तकर्री होगी सुप्रीम कोर्ट में। और अगर ये बात भी आप नोट कर ले कि अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब की तकर्री होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये इस बात का इशारा होगा कि गवर्नमेंट 100% आईनी तरमीम ला रही है, और 100% आईनी तरमीम के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रो तबादले और उनको मुख्तलिफ सूबों के अंदर भिजवाने का ऑप्शन
اس ترمیم کے اندر موجود ہوگا. صرف اسی صورت میں جسٹس عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے, اور یہ اس بات کا بھی اشارہ ہوگا کہ جناب چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ابھی مزید کچھ عرصہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہیں گے اگر جسٹس عامر فاروق صاحب ایلیویٹ ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ بڑے امپورٹنٹ اشارے ہیں جن کو اگر ہم ذرا مد نظر رکھیں تو ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ ذرا واضح ہو جائے گی. اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.